सब कैलकुलेशन एंड साइंस ऊष्मा। देखिए ऊष्मा की डेफिनेशन बता दी जा चुकी है, ठीक है, ऊष्मा के बारे में बताया गया है। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत। ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत, ऊष्मा संरक्षण, ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत। तो ये क्या ऊष्मा का आदान प्रदान या ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं बता चुका हूं कि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या करती है, गमन करती है। यानी कि हमेशा ऊष्मा जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चलती है। तो देखिए ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत भी यही है। ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत या ऊष्मा का आदान प्रदान क्या है। तो ऊष्मा का विशेष गुण यह होता है कि यह अधिक तापमान वाले पदार्थ से कम तापमान वाले पदार्थ की तरफ प्रवाहित होती है। जैसे यदि किसी ठोस वस्तु को गर्म किया जाए और गर्म करने के पश्चात उसको पानी में डाल दिया जाए, तो जब हम गर्म करके उसको पानी में डालेंगे तो गर्म की छड़ वस्तु या छड़ जो भी छड़ मान छड़ को गर्म कर रहे हैं तो उससे ऊष्मा ठंडे पानी की तरफ तब तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक कि दोनों सिमिलियर न हो जाए। इसी को ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं या ऊष्मा का आदान प्रदान बोलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यह मान लीजिए दो वस्तु है, यह हॉट है या कोल्ड है, अगर इन दोनों को संपर्क कराया जाए तो संपर्क कराने के फलस्वरूप क्या होता है कि यह गर्म और यह ठंडा, ये तब तक एक दूसरे के संपर्क में ऊष्मा का आदान प्रदान करते रहेंगे जब तक कि दोनों का तापमान एक समान न हो जाए। इसी को बोलते हैं ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत। यानी कि ऊष्मा का तापमान एक समान हो जाए दोनों वस्तुओं में, ठीक। अब देखिए इसी को ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। सपोज कीजिए कि गर्म, ये गर्म है और ये क्या है, ठंडा है। मान लीजिए इसकी जो है M1 S1 और डेल्टा T, ऊष्मा क्या है, Q बराबर होता है Q बराबर ms डेल्टा T। तो M1 S1 डेल्टा T1 इक्वल टू M2 S2 डेल्टा T2। यहाँ M पदार्थ का द्रव्यमान, S विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा T क्या है, तापांतर, यानी कि ताप में अंतर है, ठीक है। तो यह आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे तब तक जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान एक समान न हो जाए। तो इसी को बोलते हैं दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। यही है ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत। ऊष्मा संरक्षण के सिद्धांत में बस इतना ही है कि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। जैसे यदि किसी वस्तु को गर्म करने के बाद उसको किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में ले जाएंगे तो ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का तापमान एक समान न हो जाए। तो सपोज कीजिए कि गर्म वस्तु का तापमान M1 S1 डेल्टा T1 है, ठंडे वस्तु का तापमान M2 S2 डेल्टा 2 है। तो यह यानी कि दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा यदि बराबर होता है तो इसी को बोलेंगे ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए ऊष्मा संचरण की विधि, ऊष्मा किन विधियों से संचरण की जाती है, यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजी जाती है, ठीक है। तो ऊष्मा संचरण उसे बोलते हैं जो ऊष्मा संचरण, ठीक है। तो ऊष्मा संचरण का सिद्धांत क्या है कि ऊष्मा का किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होना ऊष्मा संचरण का सिद्धांत कहलाता है, जिसकी तीन विधि है। ऊष्मा संचरण की कितनी विधि है, तीन विधि है, ठीक है। पहला है चालन, पहला क्या है, चालन। दूसरी विधि है संवहन,
चालन, संवहन, विकिरण। अब चालन क्या होता है देख लीजिए। जिस विधि से ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पारस्परिक अणुओं के द्वारा होता है, जिस विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण एक अणु से होकर के दूसरे अणु से होकर के तीसरे अणु ऐसे करता हुआ जाता है, यानी कि अणुओं के माध्यम से होकर के जाता है, उसको चालन विधि कहते हैं। यानी कि ये चल करके जाता है, स्टेप बाय स्टेप, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे करके जाएगा, जिसको बोलेंगे चालन विधि। यानी कि जिस विधि से ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर परस्पर अणुओं द्वारा होता है, चालन विधि कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक एल्युमिनियम की छड़ है, उसका एक सिरा हम भट्ठे में लगा दें और दूसरा सिरे को पकड़े रहें। कुछ समय बाद हम महसूस करेंगे कि जिस सिरे को हम पकड़े हैं वह सिरा गर्म हो चुका है और हमें गर्मी लग रही है, यानी हमारा हाथ जल रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये भट्टी में है, इसके द्वारा क्या हुआ कि एक अणु ऊष्मा लेकर के उसने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को, ऐसे देते हुए हमारा पूरा जो है स्टील रॉड, एल्युमिनियम रॉड क्या हो गर्म हो गया। तो इस तरह से अणुओं के माध्यम से ऊष्मा क्या हो गई हमारे हाथों तक पहुंच गई, तो जिसको चालन विधि बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है संवहन। देखिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चालन में क्या है तो अणुओं के द्वारा जाएगा। संवहन, संवहन का मतलब होता है ले जाना या ढोना, ले जाना या ढोना। तो संवहन विधि क्या है, संवहन विधि में उस एक अणु ऊष्मा लेकर के अपना स्थान छोड़ देता है, उसके जगह पे दूसरा अणु आता है, पुनः वह ऊष्मा लेकर के अपना स्थान छोड़ देता है, पुनः तीसरा अणु आता है। ठीक है। यह एक दूसरे को नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि अपना ऊष्मा लेकर के और जगह पकड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पतीले में हम पानी को गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जो पतीले के पेदी से लगा हुआ पानी होता है वह गर्म होने के पश्चात अपना स्थान छोड़ करके ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाला या आसपास वाला जो ठंडा अणु होता है वह नीचे उसके जगह पे आता है, जिससे पानी जब गर्म होने लगता है तो उसमें हलचल पैदा होने लगती है, उबाल आने लगता है। तो उबाल इसी कारण से आता है कि एक अणु ऊष्मा लेकर के अपना स्थान छोड़ता है तो दूसरा अणु उसके पास तुरंत आता है, जिसको संवहन विधि बोलते हैं। ठीक है। जिस विधि में ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं द्रव के अणुओं द्वारा ऊष्मा लेकर चले जाने व उनके स्थान पर ठंडे अणु आने से होता है, संवहन विधि कहलाता है। संवहन समझ गए। विकिरण, ये तो सीधा मालूम पड़ रहा है कि विकिरण है, किरणों के माध्यम से होता है। ठीक है। तो विकिरण क्या होता है, इस विधि में ऊष्मा का संचरण किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि में ऊष्मा संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ऊष्मा विकिरण या किरणों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है जाता है, विकिरण विधि कहलाता है। जैसे सूर्य मान लीजिए हमसे कोसों दूर है, तो सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है किस विधि के द्वारा, उसकी किरणों के माध्यम से द्वारा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, विकिरण विधि बोलेंगे। यहाँ पे अलाव जला दो, दूर बैठे व्यक्ति को गर्मी महसूस होती है, तो बीच में कोई माध्यम तो है नहीं, तो उस आदमी को गर्मी महसूस कैसे हो, विकिरण के माध्यम के द्वारा, किरण के माध्यम के द्वारा जो है उस आदमी को ऊष्मा मिलती है उस अलाव से, जिसको बोलेंगे विकिरण विधि। यानी कि विकिरण विधि में किसी भी माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है। इन दोनों विधि में माध्यम की जरूरत है, तो यह अणुओं के द्वारा होता है और यह भी अणुओं के द्वारा होता है, लेकिन इसमें संवहन होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना अणु लेकर के चला जाता है, तो यह कंटिन्यू चल करके जाता है। यह है ऊष्मा संचरण की तीन विधि, संवहन, विकिरण। अब आते हैं, देखिए क्या है ठोस पदार्थ।
ठीक है। तो ठोस पदार्थ क्या होता है, ठोस पदार्थ का प्रसार कैसे होता है? जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके तापमान बढ़ने से उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन, किसी भी ठोस पदार्थ को यदि गर्म करेंगे तो तीन विधि में होगा कि या तो उसकी लंबाई में होगा, या उसके क्षेत्रफल में होगा, या उसके आयतन में होगा। इन तीन विधियों में उसका क्या होगा, प्रसार होगा। तो ठोस पदार्थ का प्रसार देख लीजिए, ठोस पदार्थ का प्रसार, तो इस कंडीशन में ठोस पदार्थ का प्रसार ऐसे ही होता है कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके तापमान बढ़ने से उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि होती है। पदार्थ की इस बढ़ोतरी को ही प्रसार कहा जाता है। अब इसमें आता है रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार, ठीक है। रेखीय प्रसार का मतलब ये होता है कि उसकी लंबाई में वृद्धि, ठीक है। जब किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो उसे रेखीय प्रसार कहते हैं। किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे और यदि उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेखीय प्रसार। किसी वस्तु की प्रति इकाई लंबाई डिग्री तापमान वृद्धि के लिए होने वाली वृद्धि को उसका रेखीय प्रसार कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई एक छड़ है, ठीक है, उस या सिंपल सा फार्मूला देखिए, रेलवे का ट्रैक, रेलवे का ट्रैक जहां पे जोड़ रहता है वहां बीच में गैपिंग दी जाती है। क्यों? गर्मियों के दिनों में यह जो गर्म होता है तो यह बढ़ करके एक दूसरे से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अगर हम गैपिंग नहीं देंगे, डायरेक्ट ये देंगे तो इसमें क्या होगा, गर्मियों के दिनों में अगर ये प्रसार होगा तो ये ऐंठ करके क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। इसी कारण से हम रेलवे के पटरियों में क्या देते हैं, जोड़ पे गैपिंग देते हैं, ताकि ये गर्मियों के दिनों में अगर लंबाई में प्रसार हो तो यह टेढ़ा न हो, दूसरे को कवर कर ले। यही कारण है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मतलब कि रेखीय प्रसार गुणांक का मतलब होता है कि उसकी लंबाई में वृद्धि करना, जिसको रेखीय प्रसार को हम क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक को हम अल्फा से इंगित करते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक को रेखीय प्रसार गुणांक लिख लीजिए। रेखीय प्रसार गुणांक को हम क्या करते हैं, अल्फा से इंगित करते हैं। तो अल्फा बराबर होता है, यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक बराबर अल्फा बराबर होता है L2 माइनस L1, यानी कि बढ़ी हुई लंबाई माइनस पहले की लंबाई बटा में L1, क्योंकि बेस तो यही है, और डेल्टा T टेम्परेचर, यानी कि T2 माइनस T1, चूंकि डेल्टा T बराबर होता है T2 माइनस T1, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। यह है रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर। इस प्रकार के वृद्धि जो है रेखीय प्रसार गुणांक कहलाती है। अब चलते हैं क्या, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा होता है और यह होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ठीक है। आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है ना। आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, गामा होता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर रेखीय प्रसार गुणांक है तो उसके लंबाई में वृद्धि होगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, और आयतन प्रसार गुणांक है तो उसके आयतन में वृद्धि होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऊष्मा का ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स। ओके। थर्मामीटर देखिए, साधारण तापमान को मापने के लिए
थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर लगभग हम सब देखे होंगे, अब तो डिजिटल आ गया है। पहले थर्मामीटर आता था, डॉक्टरों के पास होता था, डॉक्टर के पास जाएंगे, बुखार नापने के लिए मुंह में लगा देता था, बाजू में लगा देते थे, और उसमें क्या होता है, पारा होता है जो उसकी प्रणाली में जितना आपका हीट रहेगा उसके उतना पे चढ़ जाएगा। तो हम पारे को देख करके और थर्मामीटर को पढ़ लेंगे, पहचान लेंगे। ठीक है, तो ये होता है थर्मामीटर। ये साधारण तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ये तरल और ठोस पदार्थ के गर्म होने पर बढ़ने के सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी कि आप में अगर हीट रहेगा तो बढ़ेगा, आप में अगर कोल्ड रहेगा तो वो और नीचे जाएगा, यानी कि आपके तापमान को बताएगा। अब इसमें एक पारा लगा होता है। पारा क्यों लगा होता है तो देख लीजिए, पारा क्यों लगा होता है, दूसरा धातु क्यों नहीं होता है। तो पारे का गुण जब आप पढ़ेंगे, पारे का गुण, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पारा ही क्यों लगा होता है। तो देखिए, पारे का दैर्ध्य प्रसार गुणांक एक समान बना रहता है। ये नहीं कि कभी आगे बढ़ेगा कभी पीछे बढ़ेगा। इसका दैर्ध्य प्रसार गुणांक जो है एक समान बना रहेगा। इसका अर्थ सभी तापमानों पर पारे का फैलाव जो है एक समान बना रहता है। पहला है। नंबर 2 है, पारा कांच की ट्यूब में चिपकता नहीं है। जैसे मान लीजिए पारा जो है किसी ट्यूब में भर देंगे तो ट्यूब के सहारे चिपकेगा नहीं। तीसरा है, पारा ऊष्मा का अच्छा चालक है। पारा जो है ऊष्मा का अच्छा क्या है, चालक है। चौथा है, पारे के विशेष रंग के कारण ट्यूब में आसानी से दिख जाता है, जिससे हम आसान तरीके से क्या कर पढ़ सकते हैं। और पांचवा है, पारा जो है शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये तो रहा पारे के गुण। तो गुण के साथ साथ क्या होता है, दोष भी आता है। गुण के साथ साथ दोष भी आता है। दोष क्या है देखिए, तो यह जो है इसका टेम्परेचर -39°C पे है। ये सॉरी -39°C पे क्या हो जाएगा, जम जाता है। ठीक है ना। तो जब -39°C पर जम जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यह इससे नीचे के तापमान को नहीं नापेगा। यह इससे नीचे के तापमान को क्या करता है, नहीं नाप पाएगा। और 357 अंशी पर क्या हो जाएगा, क्वथन हो जाएगा। क्वथना पारे का क्वथनांक जो है 357°C है। तो जाहिर सी बात है कि 357°C तक ये नाप सकता है, लेकिन उसके बाद का ये पैमाना नहीं नाप सकता है। ठीक है, तो इस तरह से थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। थैंक्स। ओके।